हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डिस्कस किए, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी। आज हम लोग इन इफेक्ट के बेसिस पर इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। Intermediates are those particles which are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनमें हम 6 टाइप से रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्लासिफाई करेंगे। कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। हालांकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने अप्लाई किया था, बट उस समय पर हमने मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़े थे। आज हम लोग सारे इफेक्ट लगाएंगे और एक कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो, तो हम इन सारे इफेक्ट से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरीके के पार्टिकल स्टेबल तो नहीं होंगे, बहुत शॉर्ट लाइफ के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेंगे, और इस तरीके के पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझाने के लिए कि रिएक्शन का रेट है फास्ट या स्लो, या 2-3 रिएक्शंस है उनके रेट को कंपेयर करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता हो। अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की, तो हम ये बात कर चुके हैं कि कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन पर वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसकी लोकेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 वेकेंट p ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, चार्ज पॉजिटिव, डायामैग्नेटिक नेचर, ये सब बात हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। ठीक है, सो स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, कुछ इस तरीके के कार्बोकेटायन होते हैं जो 3 मेंबर रिंग के बाहर होते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम इनके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहां अगर शिफ्ट करा देते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से यहां पॉजिटिव, यहाँ लोन पेयर होगा, लोन पेयर और वेकेंट आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके का एक और आरएस बन सकता है जिसमें ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाए, सॉरी ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए, तो इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस कार्बन एटम पर आएगा लोन पेयर, और लोन पेयर और वेकेंट आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन या 3 मेंबर रिंग है हाईली अनस्टेबल है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बोकेटायन, इसको हम रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। यूजुअली रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। ये बॉन्ड जो 3 मेंबर रिंग में होते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये बहुत वीक होते हैं और वीक होने के कारण ये बॉन्ड्स डीलोकेलाइज कर पाते हैं। राइट, तो ये बहुत वीक बॉन्ड्स हैं और इसीलिए डीलोकेलाइज कर पा रहे हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तो हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं।
अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ए रहेगा, क्योंकि यहां पर ये कार्बोकेटायन इन दोनों एटम्स के साथ डिलोकलाइज कर सकता है, इन दोनों एटम्स के साथ डिलोकलाइज कर सकता है, और इन दोनों एटम्स के साथ भी डिलोकलाइज कर सकता है। सो देयर आर 6 नंबर ऑफ एटम्स जहां डिलोकलाइजेशन हो सकता है। ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये सेकेंड होगा, और ये कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकेंड हम अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं है तो सेकेंड हम अप्लाई करेंगे ऐसे कार्बोकेटायन जो क्या हो, पार्ट ऑफ एरोमेटिक हो, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल में, कार्बोकेटायन इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, और इस कार्बोकेटायन के कारण ही ये एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। अगर हम बात करें बेंजीन और यहां CH2 और प्लस, क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है? ऑल्दो ये साइक्लिक रिंग एरोमेटिक बना रही है, मगर ये कार्बोकेटायन पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं इस कार्बोकेटायन को हटा दूं तब भी ये सिस्टम एरोमेटिक रहेगा, मगर इस कार्बोकेटायन को मैं अगर हटा दूं तो ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, वाइल अगर अपन यहां पर प्लस लगाते हैं सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर देखें 7 मेंबर रिंग, so this carbocation again is a part of aromatic system. Okay, so again it is a part of aromatic system. Okay, if we talk about, अगर यहां पर part of aromatic नहीं है, then थर्ड नंबर पर हम अप्लाई करते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर अपन देखें तो इस कार्बोकेटायन को ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस एम ग्रुप है, और ये विड्रॉ कर रहा है। हम इस तरीके से इसमें बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। सो दिस इज प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इससे कार्बोकेटायन का ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगेन प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें हमको बेंजीन दिया हुआ है, अब बेंजीन में देखें तो रेजोनेंस तो हो गई, लेकिन अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, मान लीजिए पैरा पोजीशन पर OCH3 मैंने लगा दिया, तो ये ग्रुप क्या शो करेगा? इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। और ये प्लस एम इफेक्ट कहां कहां पर अप्लाई हो सकता है? इट कैन बी अप्लाइड ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव माइग्रेट करके पैरा पर चला जाएगा, तो पैरा पर चला जाएगा, हम इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर लोन पेयर यहां वेकेंट है तो ये आपस में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे, और इससे कार्बोकेटायन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मगर ये इफेक्ट प्लस एम कब लग सकता है? ये तभी लग सकता है जब OCH3 या ऐसा कोई और ग्रुप हो जो प्लस एम शो कर रहा हो, लेकिन पोजीशन क्या होनी चाहिए कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में? आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सम अदर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर मैंने NR2 लिया पैरा पर, और यहां मैंने NR2 लिया मेटा पर। तो इन दोनों कार्बोकेटायन में से यहां पर प्लस एम इफेक्ट अप्लाई हो पाएगा क्योंकि पैरा पर है, लेकिन यहां पर मेटा पर है और प्लस एम इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। जो दूसरा इफेक्ट है नाइट्रोजन का, जो सिग्मा से ऑपरेट होता है, दैट इज -I, वो लगेगा। और ऐसे केस में पहले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएं, तो इन दोनों कार्बोकेटायन के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कंपेयर करें
पहले में ऑक्सीजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहां जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ डीलोकलाइज्ड है, लेस अवेलेबल है, तो ये लेस डोनेटिंग होगा, ये मोर डोनेटिंग होगा। ये लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ भी रेजोनेंस करेगा, बेंजीन के साथ भी करेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कम हो जाएगा। ठीक है, हम यहां पर देखें ये लोकलाइज्ड है, इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर सिर्फ बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, और इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मगर प्लस एम इफेक्ट जब भी हम अप्लाई करें तो बेंजीन में हम ये जरूर देख लें कि जो कार्बोकेटायन है वो ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्लस एम ग्रुप। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस पर। Okay, question number 1, NH2, OH एंड Cl तीनों ही प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, बट सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम होगा NH2, फिर होगा OH और सबसे वीक होगा Cl। तो ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। ओके, इन दोनों में अगर हम देखें नाइट्रोजन प्लस एम शो करेगा, यहां पर भी शो करेगा, मगर यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो जब इसके साथ उलझ जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम हो जाएगी। ये क्या एट योर सर्विस है, हमेशा अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉयल लोन पेयर है बेंजीन के लिए, और ये लोन पेयर लॉयल नहीं है बेंजीन के लिए क्योंकि इस तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ऑर्थो पर प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम प्लस एम शो कर पाएगा, और स्टेबिलिटी OCH3 अगर ऑर्थो पर है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्लस एम के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की बात कर रहे थे, कॉमनली इसे डांसिंग रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आते हैं पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, और थर्ड नंबर पर प्लस एम इफेक्ट। फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं प्लस H इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं अल्कीन और बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई किया जा सकता है, और कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में जब ये ऑर्थो या पैरा पर होगा तभी ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बात हम कर चुके हैं पहले, जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्ट होता है और पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर हमको मिलेगा। ये लोन पेयर ऑर्थो पर आ गया, और ऑर्थो से ये लोन पेयर कहां जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है कहां कहां पर, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। यहां पर आने के बाद ये आपस में बैक बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस H इफेक्ट लगा पाएगा। ठीक है, ओनली व्हेन दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए यहां पर मान लीजिए CH3 है, मेटा पोजीशन पर मान लीजिए CH3 है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, क्योंकि यहां पर प्लस H लग पाएगा लेकिन यहां पर केवल प्लस I लगेगा,
प्लस एच मेटा पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए जिसमें कि कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्काइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पर ही प्रेजेंट हो लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, CH3, CH2 CH3, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, तो इन चारों में अगर हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें, सभी में इसमें अगर अपन देखें प्लस एच लग रहा है 3 अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच का नंबर 2 है, इसमें अल्फा एच का नंबर 1 है और इसमें अल्फा एच 0 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा अल्फा एच 3, फिर अल्फा एच 2, फिर अल्फा एच 1 और फिर अल्फा एच 0। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम तब लगाते हैं जब मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज मीजोमेरिक इफेक्ट इज पावरफुल कंपेयर्ड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा एच नंबर हम काउंट कर लेंगे, अगर ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा पर है तभी प्लस एच लगा पाएगा, और जब प्लस एच लगा पाएगा तो हम नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेंगे, जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे उसमें स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की ज्यादा रहेगी। ऐसा भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, यहां पर प्लस एच इफेक्ट अप्लाई तो हो रहा है मगर आइसोटोपिक इफेक्ट लगे। फॉर एग्जांपल CH3, CD3 एंड CT3। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हम प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा CT3, फिर CD3 और सबसे वीक होगा CH3। लेकिन अगर हम प्लस H की बात करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा CH3, CD3 और सबसे वीक होगा CT3। एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी या अगर अपन पहले बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है H की, फिर होती है D की और फिर होती है T की। तो अगर कोई बॉन्ड वीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनटू पाई बॉन्ड। तो मान लीजिए कि यहां पर एक में D लगा हुआ है, एक में T लगा हुआ है, तो सबसे वीक बॉन्ड होगा CH। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आसानी से टूट जाएगा, और अगर ये वीक बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, हम इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए बना सकते हैं। तो वीकेस्ट बॉन्ड क्या होगा? सबसे आसानी से टूटेगा, और सबसे आसानी से टूटेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे, और इसलिए यहां पे अगर अपन बात करें तो CH बॉन्ड जो सबसे वीक है इसका प्लस H इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर CD का क्योंकि स्ट्रॉन्गर है, और फिर CT का क्योंकि सबसे वीक है। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इन तीनों में प्लस I भी लग रहा है और प्लस H भी लग रहा है, बट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज प्लस H, एंड प्लस H के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, यहां पर अल्फा H, यहां पर अल्फा H 0 है, तो दोनों ही में प्लस H इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो प्लस H नहीं लगेगा। देन वी विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लस I इफेक्ट, और प्लस I ज्यादा होता है CD का, और ऐसे केस में दूसरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो उसमें प्लस H लग रहा था तो CH का प्लस H ज्यादा है, इसमें प्लस I लग रहा है और प्लस I CD का ज्यादा है। ठीक है, या अगर आपको क्वेश्चन में एक और दे दिया जाए CT3 तो ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि CT का प्लस I CD से ज्यादा होता है और CD का प्लस I CH से ज्यादा होता है।
तो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई के बाद जब हम बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, प्लस एम प्लस एच के बाद हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट इज व्हाट जस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये सबसे वीक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक से वीक इफेक्ट है, लेकिन इससे भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो रेजोनेंस इनमें है नहीं, प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, अल्फा एच दोनों में बराबर हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, तो इसमें प्लस आई से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम लगाते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक प्लस एम प्लस एच एंड देन प्लस आई, ठीक है। इन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे कौन से? जो डांसिंग रेजोनेंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि प्लस आई इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, sorry, these ions, तो ये कार्बोकेटायन बन रहा है sp3 से, ये sp2 से, ये sp से। तो यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा ये होगा। डबल बॉन्ड पर कार्बोकेटायन होगा, अनस्टेबल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड पर और ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि sp2 है और ये sp है। sp परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये sp3 पर कार्बन और ये sp2 से बनने वाला कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो परसेंटेज इसका ज्यादा है और परसेंटेज इसका कम है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इन दोनों कार्बोकेटायन में बेसिक डिफरेंस है। जो पहला है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, और जो सेकंड कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पर क्या होगा, जो कार्बोकेटायन है वेकेंट ऑर्बिटल में होगा, और यहां जो कार्बोकेटायन होगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहां देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, और ये उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही प्लस आ रहा है, तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। और जबकि इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, मोर स्टेबल ये होगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से भी होते हैं, ठीक है। अगर हाइब्रिडेशन हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर हम चेक करते हैं माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो फिर हम चेक करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से हमेशा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये प्लस आई माइनस आई इफेक्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल की बात की जाए, पहले वाले में प्लस आई लगेगा और दूसरे वाले में माइनस आई लगेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बात की जाए इस कार्बोकेटायन की और इस कार्बोकेटायन से इसे कंपेयर किया जाए, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम देखते हैं प्लस एच इफेक्ट, सॉरी, माइनस आई इफेक्ट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम देखते हैं माइनस एच इफेक्ट। सो माइनस एच इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कंपेयर्ड टू माइनस आई, और अगर क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है इसलिए ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को। जैसे अगर हम बेंजीन पर CCl3 ग्रुप लगा देते हैं, तो दिस इज द ओनली ग्रुप विच विल शो माइनस एच इफेक्ट, हम पहले बात कर चुके हैं। तो क्या होगा, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ खींच लेता है, कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो जो ऑर्थो पोजीशन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ऑर्थो पोजीशन है इसका RS बनाने पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैरा पर चली जाती है। तो ये ग्रुप है माइनस एच, और माइनस एच इफेक्ट अप्लाई होता है बेंजीन में,
ऑर्थो और पैरा पर, और माइनस एच इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई बिकॉज इट इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वाइल माइनस आई इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये CCl3 ग्रुप कब माइनस एच लगा पाएगा, ठीक है, या कहां माइनस एच लगा पाएगा, ये माइनस एच लगा पाएगा ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओके। माइनस एच इफेक्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। For example, if we discuss about the stabilities of these carbocation, तो यहां पर CH3 ग्रुप जो है ये प्लस H लगाएगा, CCl3 माइनस H लगाएगा, मगर मेटा पर माइनस H लगता नहीं है, माइनस I लगेगा। तो ये ज्यादा विड्रॉइंग है, इसलिए ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, थर्ड नंबर पर आएगा। ये लेस विड्रॉइंग है, लेस डीस्टेबलाइज करेगा, सेकंड पर आएगा। और ये स्टेबलाइज करेगा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ओके, इन दोनों क्वेश्चन में अगर हम बात करें, मेटा पर लगे हुए ग्रुप्स हैं, मेटा पर सिर्फ माइनस आई या प्लस आई लगता है, कोई और इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका माइनस एच इफेक्ट लगेगा ही नहीं, इसका प्लस एच नहीं लगेगा। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेस स्टेबल होगा, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मोर स्टेबल होगा, ओके। सेकेंड लास्ट इफेक्ट इज माइनस एम इफेक्ट, या इसे माइनस आर इफेक्ट भी कहा जाता है। सो माइनस एम या माइनस आर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जब बेंजीन पर अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो दिस इफेक्ट या जो भी ग्रुप्स माइनस एम होते हैं वो कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्थो या पैरा पर होंगे तो ही ये इफेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप को मैंने मेटा पर लगा दिया और पैरा पे लगा दिया, इन दोनों का कंपैरिजन हम करें तो पहले में पैरा पर है और पैरा पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा, किंतु मेटा पर माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और माइनस आई इफेक्ट वीक होता है, ठीक है, तो लेस डीस्टेबलाइज्ड होगा ये कार्बोकेटायन और मोर डीस्टेबलाइज्ड होगा ये कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात करें, तो इन तीनों कार्बोकेटायन की बात करें, फर्स्ट में C डबल बॉन्ड ग्रुप है, ये शो करेगा माइनस एम, ये शो करेगा प्लस एच और ये शो करेगा माइनस एच। सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज्ड ये होगा, सबसे कम स्टेबल, ठीक है, थर्ड। ये डीस्टेबलाइज्ड होगा सेकंड, और ये स्टेबलाइज्ड होगा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट ऑफ प्लस एच, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जो सीक्वेंस है जिसमें हमें क्वेश्चन करने हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, देन पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, देन प्लस एम इफेक्ट एंड रेजोनेंस, देन प्लस एच इफेक्ट, देन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन और डीस्टेबलाइज करने वाले इफेक्ट सबसे वीक माइनस आई, देन माइनस एच एंड देन माइनस एम, ठीक है। तो हम अभी टेबल भी बना लेते हैं। लास्ट है जो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होते हैं, इनकी बात हम करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होते हैं विच आर पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम मतलब हम बात करें इस कार्बोकेटायन की, तो कार्बोकेटायन की वजह से ये सिस्टम साइक्लिक सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल होते हैं पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे
कॉमन नेम मैं लिख रहा हूं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो डांसिंग रेजोनेंस बेसिकली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, लिखने वाली बात है। ठीक है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमनली यूज हम इसे करते हैं डांसिंग रेजोनेंस। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। पार्ट ऑफ एरोमेटिक, कार्बोकेटायन जो पार्ट ऑफ एरोमेटिक हो। थर्ड नंबर पर हम अप्लाई करेंगे प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, डीलोकेलाइज कार्बोकेटायन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लस एच इफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जब हम ये सारे इफेक्ट लगाएंगे तो सीक्वेंस में लगाएंगे। फिर हमने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं। ठीक है, और 7 नंबर पर लगेगा माइनस आई, 8 पर माइनस एच, 9 पर माइनस एम। ये सारे डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा किसका, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का। माइनस आई और माइनस एच दोनों आते हैं तो माइनस एच ज्यादा अनस्टेबल होगा, या माइनस एम माइनस एच आते हैं तो माइनस एम ज्यादा अनस्टेबल होगा। और लास्ट में सबसे अनस्टेबल होंगे जो पार्ट ऑफ क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक का पार्ट अगर कार्बोकेटायन है तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप ये सीक्वेंस लिख लें, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इन चारों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइनाइड ग्रुप जो है दैट इज ए माइनस एम ग्रुप, दिस इज ए प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, माइनस आई और प्लस एम दोनों लगते हैं, डोमिनेट करता है माइनस आई। ओके, तो सबसे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे इस मॉलिक्यूल में तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, फिर होगा बी, फिर होगा डी और सबसे अनस्टेबल होगा ए। क्योंकि सी में अप्लाई हो रहा है प्लस एम और बी में भी प्लस एम, लेकिन नाइट्रोजन का प्लस एम ऑक्सीजन से ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिर डी में माइनस आई इफेक्ट लगेगा और ए में माइनस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ओके, इन तीनों क्वेश्चंस में हम कंपेयर करें। पहले क्वेश्चन में अल्काइल ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट लगेगा, सेकंड में माइनस एम इफेक्ट लगेगा और थर्ड में प्लस आई लगेगा क्योंकि मेटा पर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्लस एच, फिर हो जाएगा प्लस आई और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। ओके, इन चारों कार्बोकेटायन को हम कंपेयर करें, दिस इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक। बट इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स में रेजोनेंस है और ये लेस स्टेबल होगा, लेस नंबर ऑफ एटम्स में रेजोनेंस है। इन दोनों में देखें, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक, दे आर जस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। थर्ड नंबर पर ये रहेगा मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फोर्थ नंबर पर ये कार्बोकेटायन आएगा। ओके, सो पार्ट ऑफ एरोमेटिक एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
ओके, इन तीनों कार्ब केटायन को कंपेयर करें। फर्स्ट में जो पाई बॉन्ड से 1 2 3 ये प्लस के साथ या कार्ब केटायन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। सेकंड में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन उतने ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और थर्ड लीस्ट स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सॉरी, थर्ड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, अल्फा एच इफेक्ट इसमें लगेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, जो कि वीक इफेक्ट है रेजोनेंस से। इन दोनों कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें तो फर्स्ट विल बी लेस स्टेबल कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि यहां पर 4 एटम्स हैं जो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे और यहां पर केवल 3 ही एटम्स हैं जो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ये मोस्ट स्टेबल होगा, एंड दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, ये लीस्ट स्टेबल होगा। लेकिन जो यहां पर हमने देखा बेंजीन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके, और कई सारे एटम्स में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सेकंड पर होगा। दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, एंड दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इन चारों क्वेश्चन में हम कंपेयर करें, पहले में यहां पर अल्फा एच 0 है, यहां पर भी अल्फा एच 0 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन पर एक भी एच नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई होगा प्लस आई इफेक्ट, इसमें अप्लाई होगा माइनस एम, एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें अप्लाई होगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि प्लस आई लग रहा है और प्लस आई जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यहां पर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा प्लस आई। ठीक है, और इसमें हम देखें प्लस एम इफेक्ट है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया फर्स्ट। इन दोनों में प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इसका स्ट्रॉन्ग होगा, ये हो जाएगा सेकेंड। डिस्टेंस बढ़ने से प्लस आई वीक हो जाएगा थर्ड, और क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो डीस्टेबलाइज करेगा, लीस्ट स्टेबल बना देगा कार्बोकेटायन को। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अनदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। ओके, तो हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल्स जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, आगे नॉर्मल कंडीशन में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं विद द p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाइब्रिडेशन sp2 ट्रायगोनल प्लेनर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 4, तो न्यूट्रल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो क्या क्या इसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्लस एम नहीं लग सकता, बेंजीन के थ्रू लग सकता है। ठीक है, तो इसमें इट कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, और डांसिंग रेजोनेंस इसमें होता नहीं है। तो सबसे पहले वी विल अप्लाई प्लस एम और रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंडली वी विल अप्लाई प्लस एच, थर्ड वी विल अप्लाई प्लस आई। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट का, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। डीस्टेबलाइज करेंगे माइनस एम, माइनस एच, और सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज करेंगे माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो अगर अपन बात करें प्लस एम इफेक्ट की, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा था आपसे कि फ्री रेडिकल जो है ये बेंजीन से अगर एसोसिएटेड है तो इन पर प्लस एम इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। तो इन दोनों फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात करें, यहां पर
जो CH2 ग्रुप है इस पर पैरा पर बेंजीन में OCH3 लगा है और ये क्या शो करेगा, प्लस M इफेक्ट, जबकि यहां जो फ्री रेडिकल है ये CH3 ग्रुप प्लस H लगा रहा है। तो इन दोनों फ्री रेडिकल्स में से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा A कंपेयर्ड टू B। ओके, फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्री रेडिकल की जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट हो। ओके, तो इन दोनों फ्री रेडिकल की बात करें, 1 2 3 4 और 5 एटम्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यहां पर 1 2 और 3 एटम्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो मोर स्टेबल होगा फर्स्ट वन। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ एटम्स आर इन कॉन्जुगेशन। इन तीनों फ्री रेडिकल्स में फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल, then second and then third, because more number of atoms will present in conjugation in first and then second, और इसमें least number of atoms होंगे जो conjugation में present होंगे। ओके, इन तीनों फ्री रेडिकल्स में हम कंपेयर करें तो फर्स्ट केस में ये अप्लाई करेगा प्लस M इफेक्ट, लेकिन मेटा पर प्लस M इफेक्ट नहीं लगता, I इफेक्ट लगता है, और N का I इफेक्ट होता है -I। यहां पर क्या अप्लाई होगा, प्लस H इफेक्ट। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये लीस्ट स्टेबल होगा थर्ड। ओके, इफ वी टॉक अबाउट the hybridization state, तो यहां पर हम बात करें, ये फ्री रेडिकल जब बना होगा होमोलिटिक क्लीवेज sp3 कार्बन का हुआ होगा, यहां पर sp2 का हुआ होगा और यहां sp का। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, फिर ये है, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सिमिलर ऑर्डर फ्री रेडिकल में भी होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन की तरह फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पर हम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट स्टेबल है, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट स्टेबल है। तो इन दोनों में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें तो यहां ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, इन क्वेश्चन इन फ्री रेडिकल्स की कंपैरिजन में सबसे स्टेबल ये फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इन तीनों में अगर हम देखें, ये 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा प्लस आई और प्लस एच है। ठीक है, क्योंकि अल्फा एच 9 है, ये सेकेंड होगा। ये 1 डिग्री है, लेस स्टेबल होगा, और ये sp3 से होमोलिटिक क्लीवेज से बनने वाला फ्री रेडिकल है, ये sp2 से बनने वाला है, तो ये होगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पर। ओके, इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड व्हाइल सेकंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
ओके, इन चारों में हम कंपेयर करें, ये मेटा पर है -I लगा पाएगा, ये पैरा पर है -H लगा पाएगा, ये पैरा पर है +H लगा पाएगा, और इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये फर्स्ट, डोनेटिंग है, ये सेकंड क्योंकि कम से कम इसमें कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, इन दोनों में -I और -H में -I इज वीकर इफेक्ट, ये थर्ड होगा, और -H इज क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा फ्री रेडिकल्स को। ओके, इन क्वेश्चंस में हम कंपेयर करें तो ये फ्री रेडिकल का इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, इसका सिर्फ इसके साथ कॉन्जुगेशन है, और यहां कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, बट ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री के केस में ज्यादा अल्फा H आ रहे हैं, या +I भी ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये फर्स्ट, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड मोर +I, एंड फोर्थ लेस +I। ओके, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा 1 डिग्री, और ये क्या होगा, सेकंड नंबर पर होगा। ओके, सेकंड लीस्ट स्टेबल होगा। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इफेक्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा +M या रेजोनेंस, फिर +H, फिर +I। हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा किस तरीके से स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, -I डिस्टेबलाइज करेगा और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, -H और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, -M इफेक्ट। ओके, तो हम लोगों ने बातचीत करी रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। आगे वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन आयन। ओके, तो यही सारे इफेक्ट्स वी विल अप्लाई ओवर कार्बन आयन। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी इफेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दे विल बी अप्लाइड ओवर द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में वी विल ऑल्सो अप्लाई दीज इफेक्ट्स on the comparison of acid strength and base strength. Okay, thank you very much.